हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लीगल लाइफ। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 16 पार्ट 2। जैसा कि मैंने लास्ट पार्ट में पढ़ाया था आर्टिकल 16 पार्ट 1, और मैंने रिकैपली मैं आपको समझाऊंगा। जो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था वो था आर्टिकल 16 क्लॉज 1, 2, 3 एंड 4। अगर आपको ये आर्टिकल सारा देखना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा रिकैप आपको बता दूंगा कि बेसिकली आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। हमने आर्टिकल 14 पढ़ा था, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इसी का स्पेसिफिक एप्लीकेशन बात करता है आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 एंड आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 15 मैंने जो पढ़ाया था वो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। आर्टिकल 16 बहुत ज़्यादा कन्फाइन है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी की बात करता है सिर्फ दो जगह पे। कहाँ पे? फर्स्ट इज पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड सेकेंड इज पब्लिक अपॉइंटमेंट। कि अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट देना है या किसी को अपॉइंट करना है तो आपको सबको बराबर का हक देना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल 16 कहता है। और 16 क्लॉज 2 कहता है कि किसी भी, देखिए याद रखिएगा, आर्टिकल 15 में 5 ग्राउंड्स है और आर्टिकल 16 में 7 ग्राउंड्स है। तो 5 ग्राउंड जो आर्टिकल 15 में दिया गया है वो सेम है, सिर्फ दो जो बढ़ जाता है वो है डिसेंट एंड रेसिडेंस। आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखकर ये समझ सकते हैं कि मैं कौन सा ग्राउंड से बोल रहा हूँ। वो ग्राउंड है रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंस। और दो जो और ऐड हुआ है वो रेसिडेंस है और डिसेंट है। तो ये क्या कहता है आर्टिकल 16 क्लॉज 2 कि आप किसी को भी, जैसे मैं एग्जांपल समझता हूँ कि कोई एक ऑफिस खोला और वो ये कह रहा है कि हम सिर्फ गोरे लोग को एम्प्लॉयमेंट देंगे, काले लोग को नहीं। या कोई ये कह रहा है कि हम मुस्लिम्स को देंगे, हिंदूज को नहीं। या कोई हिंदूज को कह रहा है मुस्लिम को नहीं देंगे। तो ये कोई भी करता है तो ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 16 है, और इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और रिट पिटिशन कर सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं आज। चलिए आप आज जो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं ये आर्टिकल 16(4)(a। तो आर्टिकल 16(4)(a जो आया है इससे पीछे राज है, इससे पीछे एक कहानी है। हुआ क्यों था, लास्ट वीडियो आपने भी देखा होगा। तो लास्ट वीडियो मैंने बताया था मंडल केस। तो ये जो मंडल केस है ना, इसी के कारण कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 77 आया, और इसी के कारण कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 85 आया। 77 अमेंडमेंट के लाने के पीछे ये राज है कि मंडल केस ने कहा था कि रिजर्वेशन आप 50% दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। और रिजर्वेशन अगर दीजिएगा तो सिर्फ आप बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन और SC ST को दीजिएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट, बस दो जगह पे। लेकिन आप रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं दे सकते हैं मंडल कमीशन के तहत। लेकिन गवर्नमेंट ने तुरंत कॉन्स्टिट्यूएंट को अमेंड किया और तुरंत आर्टिकल 16 क्लॉज 4(a) को ऐड किया, और उन्होंने बताया नहीं, जो मंडल केस में बोला गया कि आप प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, आप प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो ये हमारे आर्टिकल 16(4)(a) कहता है। लेकिन इसके पीछे दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि पहले तो हम जानेंगे कि किसको किसको आप दे सकते हैं प्रमोशन में रिजर्वेशन। फर्स्ट है कि अप टू एनी क्लास और क्लासेस ऑफ द पोस्ट इन द सर्विस ऑफ द स्टेट इन फेवर ऑफ SC एंड ST। इट्स मीन कि किसी भी क्लास को आप दे सकते हैं, या SC को अगर स्टेट को लगता है कि उसके स्टेट सर्विस में देना चाहिए। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट 85th अमेंडमेंट 2001, जो कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट था। इस अमेंडमेंट के साथ क्या हो गया कि जो टू एनी क्लासेस और क्लास ऑफ पोस्ट की बात की, इसको सब्सटीट्यूट कर दिया। उन्होंने कहा कि आप इन मैटर ऑफ प्रमोशन किसको दीजिएगा, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी टू एनी क्लास। मतलब कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी बात करता है, इसको अगर हम लेमेन की भाषा में समझे तो ये एक तरह का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स इस एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसा कि 85 अमेंडमेंट 2001 को आया है, लेकिन ये रेट्रोस्पेक्टिव है इसलिए हो जा रहा है क्योंकि ये बात करता है जो पहले से चलते आ रहे हैं, मतलब कि 1995 से ही जो पोस्ट में है तो उसको भी हम रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है, क्योंकि कोई भी फंडामेंटल राइट्स कहता है कि जो लॉ अभी बना है उसके बाद ही उसको इन्फोर्स कर सकते हैं, आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं कर सकते। जब भी करिएगा तो प्रोग्रेसिव इफेक्ट। इसी के कारण एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट केस आया था, एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो एम नागराज ऑफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आप जरूर अच्छे से देखें, और इसमें मैंने जितने पॉइंट्स बताए आप नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आप, मुझे जहां तक लगता है कि जो क्लैट की PG एग्जाम है इसमें आ सकता है। तो एम नागराज में सबसे पहले हुआ क्या था, पिटिशनर ने पिटीशन डाला कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, किसके तहत? सरसरी एक रीट होता है
बेसिकली आप समझ जाइए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 5 टाइप्स ऑफ रीट्स है, तो उसी रीट्स में एक रीट आता है सेरसोरी। तो सेरसोरी पिटिशन फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और किस ग्राउंड में कि जो 85 अमेंडमेंट गवर्नमेंट लाए तो इसको क्वैश करने में। अब क्वैश क्यों करने में, तो पिटिशनर ने अपील किया था, उन्होंने बताया कि जो 85 अमेंडमेंट में कॉन्सिक्वेंस सीनियोरिटी की बात कही गई है, तो ये कहीं ना कहीं एक्सटेंट ऑफ रिजर्वेशन है। तो एक्सटेंट ऑफ रिजर्वेशन अगर लेमैन की भाषा में समझे तो रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन, मतलब रिजर्वेशन के अंदर एक और रिजर्वेशन। इसे कैसे समझेंगे, तो हम एक एग्जांपल देके समझाते हैं कि सपोज करिए एक एसटी को जॉब मिला ऑन द ग्राउंड ऑफ रिजर्वेशन, तो उसको रिजर्वेशन मिल गया 1995 में। उसके बाद जब 2001 आया तो उसको प्रमोशन प्रमोशन किया गया। प्रमोशन किस ग्राउंड में किया गया, उसको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिल गया क्योंकि वो एससी और एसटी से बिलोंग करता था। तो आप समझिए कि पहले उसे जॉब के रिजर्वेशन के कारण उसको जॉब मिल गया, अब प्रमोशन भी उसको रिजर्वेशन कारण मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं डबल रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन। इसी के कारण एम नागराज ने पिटीशन फाइल किया था। तो या इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि कितने जज बेंच होते हैं। जब भी आप केस लॉज पढ़िए, स्पेशली फॉर द लॉ स्टूडेंट, तो आप दो चीज जरूर देखिए। पहला कि कितने जजेस बेंच उसमें हुए थे, और दूसरा क्या डिसीजन दिया गया था, और मेजोरिटी क्या थे, माइनॉरिटीज क्या थे। लेकिन एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में यूनानिमसली दे दिया गया, मतलब कि सारे जज ने एक ही हामी भरा, किसी भी जज ने माइनॉरिटी या मेजोरिटी की बात नहीं की, सबका जो राय था वो एक साथ था। कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4A है, ये कहीं ना कहीं 16 क्लॉज 4 से ही आया है। तो इसलिए जो कंडीशन आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में है, वही कंडीशन हम आर्टिकल 16 क्लॉज 4A में अपनाएंगे। तो वो कंडीशन क्या था, वो दो कंडीशन था। हम रिजर्वेशन तभी दे देंगे जब वो बैकवर्डनेस होगा। दूसरा, स्टेट के हिसाब से उसे इंटरटेन नहीं किया गया उस सर्विसेज में, मतलब इन एडुकेट रिप्रेजेंटेशन बाय द स्टेट फॉर द सर्विस ऑफ द स्टेट्स। तो मतलब इजी समझे, दो चीज समझते हैं। पहला तो वो बैकवर्डनेस होना चाहिए, कि वो बैकवर्ड होना चाहिए। कैसा बैकवर्डनेस, सोशली एंड एजुकेशनली। याद रखिएगा, सोशली एंड एजुकेशनली, नॉट इकोनॉमिकली। अभी तक इकोनॉमिक की बात नहीं कही है। और दूसरा कि स्टेट को लगना चाहिए हाँ उस सारे सिटीजन को सर्विस इंटरटेन नहीं किया गया है। तो दो कंडीशन जरूरी होना चाहिए। तो एम नागराज में कहा सेम कंडीशन प्रमोशन में भी हम अप्लाई करेंगे। आप प्रमोशन तभी देखिए दीजिएगा जब उसके पास बैकवर्डनेस है और इन एडुकेट रिप्रेजेंटेशन बाय द स्टेट हो। तो इसे हम फिर से एग्जांपल समझते हैं कि जैसे मैंने बताया कि एक एसटी को जॉब मिलेगा 1995 में रिजर्वेशन के तहत। उसके बाद उसको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन तभी मिल सकता है जब 2 राउंड होगा। लेकिन एक बात, जब किसी को जॉब मिलता है तो उसका बैकवर्डनेस अपने आप हट जाता है। और दूसरा, इन एडुकेट रिप्रेजेंटेशन बाय द स्टेट, मतलब उसको सर्विस नहीं दिया गया लेकिन उसको सर्विस भी दिया गया है, और कहीं ना कहीं उसका बैकवर्डनेस भी हट जाएगा। इसलिए प्रमोशन में भी रिजर्वेशन कह सकते हैं आप। मतलब इस केस में बहुत इक्वालिटी लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई थी, लेकिन इसे हटा दिया गया था इसके, क्योंकि इसके बाद एक चीज़ और हुआ था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। क्योंकि जो एम नागराज यूनियन ऑफ इंडिया के बाद जो हमारे गवर्नमेंट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा था कि ये जो आर्टिकल है 16 क्लॉज 4A, ये इनेबलिंग प्रोविजन है। इनेबलिंग प्रोविजन मतलब कि ये स्टेट के पास है, स्टेट की डिस्क्रिशनरी पावर के पास है कि अगर उन्हें लगता है कि वो अपने स्टेट के एसटी या एससी को प्रमोशन रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो आप दीजिए। अगर आपको लगता है कि रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं है तो आप नहीं दीजिएगा। कोई भी एसटी, कोई भी एससी या कोई भी इंसान सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है इन्फोर्समेंट कराने के लिए ये फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि ये एक इनेबलिंग प्रोविजन है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4B, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं मंडल केस का ही हाथ है। मंडल केस ने क्या कहा था, याद करिए फिर से आप देखिए। उन्होंने कहा था कि आप मैक्सिमम रिजर्वेशन 50% ही दीजिएगा, उससे ज्यादा आप किसी भी कारण पे बढ़ा नहीं सकते हैं, मतलब सीलिंग लिमिट। तो मंडल कमीशन ने कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन डाल दिया था रिजर्वेशन में, कि कोई भी स्टेट या कोई भी गवर्नमेंट आए आप 50% रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 16 क्लॉज 4B को जैसे डाला गया, तो इसमें दो चीज फिर हम समझेंगे कि किस अमेंडमेंट के साथ ऐड किया गया और क्या बोला गया। तो हम समझेंगे 81st अमेंडमेंट 2000 के तहत आर्टिकल 16 क्लॉज 4B को ऐड किया गया। पहला चीज, पहला आंसर मिल गया। दूसरा, किस लिए आर्टिकल 16 क्लॉज 4B जो 50% सीलिंग की बात की गई थी उसे हटा दिया। अब बैकलॉग वैकेंसी क्या होता है वो समझेंगे हम। होता क्या था कि जो 50% रिजर्वेशन की बात की गई, तो हर ईयर 50% रिजर्वेशन मिलेगा एसटी एससी को, बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन को, जैसे ओबीसी हो गए,
लेकिन अगर 50% में सिर्फ 30% फिल हुआ, 20% फिल नहीं हुआ, तब क्या होगा? तो अगर उस 20% को हम नेक्स्ट ईयर कर देंगे तो 50% फिर से मिलेगा और 20% फिर से ऐड होगा, तो टोटल 70% हो जाएगा, जो कहीं ना कहीं मंडल के इसको अगेंस्ट कहता है। तो इसीलिए इस 16(4)B को लाने के बाद उन्होंने कहा कि अगर बैकलॉग वैकेंसी बचती है तो हम उसे एक सेपरेट सीट बनाएंगे और उसको अगला साल ऐड कर देंगे। अगर ऐड करने पर 50% क्रॉस भी करता है तो कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत बड़ी बात थी। तो ये हम सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें समझ लीजिए कि जो 50% सीलिंग लिमिट थी इसे हटा दिया गया और मंडल कमीशन को टोटली क्रॉस कर दिया गया। तो ये हुआ आर्टिकल 16 क्लॉज 4B। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट नॉर्मल आर्टिकल 16 क्लॉज 5, ये रिजर्वेशन या रिलीजन की बात करता है। कि एक एग्जांपल से हम समझते हैं, बहुत इजी है ये, कि अगर वक्फ बोर्ड ये कहता है कि वक्फ बोर्ड का चेयरमैन तभी हम बनाएंगे जब वो मुसलमान होगा, तो ये कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयमेंट की जो बात किया रिलीजन रेस का, तो ये इसका एक्सेप्शन है। ये रिलीजन को दिया गया है राइट्स कि आप रिजर्वेशन डाल सकते हैं और आप अपना कंडीशन डाल सकते हैं। ये आर्टिकल 16 क्लॉज 5 कहता है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अभी बहुत हॉट टॉपिक भी है और ये लेटेस्ट केस भी है और लेटेस्ट अमेंडमेंट भी है। ये तीन तीन चीज इंपॉर्टेंट चीज हुई है। फर्स्ट ये क्या हुआ, ये हुआ है 103rd अमेंडमेंट 2019 के साथ। इसमें दो चीज ऐड की गई। इसमें बोला गया कि अभी तक हम जितना भी पढ़ रहे थे तो आपने गौर किया होगा, या तो हम ओबीसी के बारे में बात कर रहे थे, या तो हम एससी के बारे में बात कर रहे थे, या तो एसटी के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन जनरल में जो बहुत सारे लोग जनरल कैटेगरी में होते हैं लेकिन वो गरीब होते हैं, उनके पास पैसे ही नहीं होते खाने को, तो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उनके उसको हटाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लेकिन वो इकोनॉमिकली वीकर हैं, तो उसको आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। लेकिन कितना रिजर्वेशन? अप टू 10%। ये डायरेक्ट 10 नहीं है, द वर्ड इज अप टू 10%। और ये भी किसको देंगे? जो जनरल कैटेगरी में बिलोंग करेगा और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हम कैसे डिसाइड करेंगे? फर्स्ट उसके इनकम को, और सेकंड जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज उसको मिलता है। लेकिन इसमें एक चीज और जानेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो ये राइट्स दिया गया है ये इनेबलिंग प्रोविजन है। मैंने समझाया ना आपको, इनेबलिंग प्रोविजन मतलब जो गवर्नमेंट जो मेन सेंटर में है वो स्टेट को बोला है कि अगर आपको लगता है कि आपको देना है तो आप दे सकते हैं, अगर आपको लगता है नहीं देना है तो आप नहीं दे सकते हैं। कोई भी पर्सन इसे इन्फोर्स नहीं करा सकता है। लेकिन इसमें यह भी याद रखिएगा, सेंटर ने जो जब बात की 10 अप टू 10%, तो सेंटर को देना ही होगा। मीन्स अगर यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो सेंटर की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है तो उसे 10% रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि आपको ये आर्टिकल 16 अच्छे समझ आ गया हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और जो बेल आइकन है उसे हिट करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो को आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।